अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। इसकी ज़रा आगे जाकर बात करते हैं। बट पहले ख़बर ये कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी वकला की टीम पर अदम एतमाद का इजहार किया है। ख़बर कुछ यूँ है कि आज जो 190 मिलियन पाउंड का केस है नैब में चल रहा है, उसकी लीगल टीम को चेयरमैन तहरीक इंसाफ, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तब्दील कर दिया है। और इससे मुतल्लिक ज़राए ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी जो वकला की टीम है उनसे मुशावरत करते हुए इस बात का इजहार किया कि लतीफ़ खोसा साहब सही तरह केसेस की पैरवी नहीं कर रहे, वो उनसे बिल्कुल मुतमईन नहीं है क्योंकि वो तैयारी नहीं करके आते केसेस की। तो इसलिए आज उन्होंने नैब में भी इसी तरह किया कि अपने लतीफ़ खोसा साहब को बदल के अली ज़फ़र साहब को अपने केस के लिए रख लिया। बट ये एक मौका नहीं है जिसके ऊपर ये सामने आया है कि इस तरह से वकला PTI के बगैर तैयारी के सामने आ जाते हैं। मुतअद्दिद मौक़ों पर सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स में देख लें, कार्रवाई देखने से पता चलता है। फिर ये भी रिपोर्ट होता रहा कि वकला जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, केसेस लेके जाते हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, जिनके बहुत ज़्यादा असरात हो सकते हैं और बड़े संगीन असरात हो सकते हैं पार्टी के बानी के लिए, पार्टी के लिए। लेकिन वकला उसको सही तरह से डिफेंड नहीं कर पाते। वकला तारीख लेने के लिए जाते हैं लेकिन फिर गैर हाजिर हो जाते हैं और बाहर मीडिया से बात कर रहे होते हैं। ये चीज़ें भी रिपोर्ट हुई हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब बानी तहरीक इंसाफ खुद अपनी वकला की टीम पर और मखसूस नाम लेकर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है या उन्होंने कहा है कि मैं इनसे मुतमईन नहीं हूँ, तो इसकी वजह क्या है? जबकि इतनी संगीन नौयत के सियासी केसेस, बानी से मुतल्लिक केसेस अदालतों में हैं, फिर भी बगैर तैयारी के आ जाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? क्या वजह है? अपने तजियाकारों के सामने ये सवाल, और इसके लिए हमें ज्वाइन करें एजाज सैयद साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब, बेनज़ीर शाह साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, क्या वजह समझते हैं आप, जब इतना कुछ स्टेक पे है, ना सिर्फ इमरान खान साहब का बल्कि सियासी पार्टी का भी, तो फिर क्यों बगैर तैयारी के अदालत में पहुँच जाते हैं वकील? मेरे ख्याल में अलीना, आपने और मैंने सिर्फ खान साहब का ये फ़ैसला देख के कि उन्होंने अपने वकला को तब्दील करने का फ़ैसला किया है, हम इस कंक्लूजन पर जंप कर गए हैं कि वाकई जो वकला हैं वो तैयारी नहीं करके आते। ये पहली दफ़ा नहीं है कि इमरान खान साहब ने अपने वकला तब्दील किए हों। इमरान खान साहब 9 मई को गिरफ़्तार हुए थे। उससे पहले उनके BCO मुकदमात थे इस्लामाबाद की अदालतों में, लाहौर की अदालतों में, और उन्होंने मुतअद्दिद बार अपने वकला को तब्दील किया। नए लोगों को वो लाते रहे जिनके बारे में उनके पास मालूमात आती रही। यही वजह है कि इमरान खान इस वक्त भी उन्होंने अपनी वकला टीम में कुछ इजाफे किए हैं। अली ज़फ़र, जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, आपको पता है उनका पूरा एक बैकग्राउंड है। SM ज़फ़र साहब के वो बेटे हैं, वकालत का एक पूरा तजर्बा है। उन्होंने अपना जो केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो बड़े भरपूर तरीके से लड़ा था। बल्कि फ्रैंकली स्पीकिंग, जो बल्ले के लिए उन्होंने जो केस सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से प्लीड किया था, मेरे ख्याल है हामिद खान साहब बहुत पीछे रह गए थे। हामिद खान साहब उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। जो आप प्रोसीडिंग जाके देख लें, हामिद खान साहब के मुकाबले में इनके जो दलाइल हैं बड़े इम्प्रेसिव थे। अब इनको ज़ाहिर है एक थर्ड पार्टी जो इवैल्यूएशन होती है या मुख्तलिफ लोग आके बताते हैं कि ये फ़लाँ वकील बड़ा अच्छा है, उसको शामिल किया जाए। अच्छा, इसमें एक और टेक्निकल बात भी है। वो दूसरी टेक्निकल बात यह है कि बाज़ ऐसे केसेस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं, उनके जो वकला हैं उनकी महारत अलग होती है। लेकिन बाज़ ट्रायल केसेस होते हैं, ट्रायल केसेस के वकला एक अलग महारत के हामिल होते हैं। ये लाजमी नहीं होता कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के माहिर वकला हों वो ट्रायल केसेस के भी माहिर वकला हों। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, वो दबाव में भी हैं। ज़ाहिर है उनके ऊपर केसेस हैं, उनकी ज़ात के हवाले से, उनकी पार्टी के हवाले से, उनके कंडक्ट बतौर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, उनकी अपनी अहलिया के हवाले से उनके ऊपर बड़े संगीन केसेस हैं। तो इस सूरत हाल में वो फ़ैसला कोई भी करते हैं या अगर वो कोई बयान दे देते हैं कि उनके वकील तैयारी नहीं करके आते, तो मेरा ये ख्याल है कि मैं उनके फ़ैसला को देखने की बजाय मैं वकला को ज़रूर देखूँगा। मेरा ये ख्याल है कि जिन वकला को उन्होंने शामिल किया है, नो डाउट के बड़े अच्छे हैं, लेकिन जिनको अलग भी किया है उसकी वजूहत कुछ और भी हो सकती हैं। वकील वो बुरे नहीं हैं।
अच्छा, लतीफ़ खोसा साहब बुरे वकील नहीं है, लेकिन वजूहात कुछ और हो सकती हैं, तो वो क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, जो पॉलिटिक्स है उसमें आपके रिलेशन डे टू डे बुनियादों पर चलते हैं और ये फ्लक्चुएट भी कर रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर इनको अलग किया है तो उसकी वजूहात कुछ ये भी हो सकती हैं कि आपको पता है कि जो लतीफ़ खोसा हैं वो इंतखाबात में जनरल नशिस्त के ऊपर वो एक सामने आ रहे हैं, उनके बाकी साथी वकला वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको ये वजह लगती है। इरशाद भट्टी साहब, क्या मामला इतना सादा है? क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक पिछले हफ्ते भी ये कोट हो रहा था कि उन्होंने जब अपनी लीगल टीम से मुशावरत की तो उन्होंने बड़ी मायूसी का इजहार किया कि लतीफ़ खोसा साहब किस तरह तैयारी, और फिर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी हमने देखा, अब तो लाइव सब कुछ दिख रहा होता है कि लतीफ़ खोसा साहब एट टाइम्स बैकफुट पे नज़र आए, उस तरह से जिस तरह से एक बड़े वकील से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जवाब देने चाहिए थे, तैयारी से आना चाहिए था, वो नहीं नज़र आई। क्या आपकी भी यही राय है? जी, सवाल पे आने से पहले मैडम शेख, जो मुझे नहीं लगता कि कोई इमरान खान साहब आज कल स्पेशली जो पिछले 4 दिनों में कोई उन पे दबाव नज़र आ रहा है। कभी वो पूछ रहे होते हैं अदालत में, ज़ाहिर है बहुत अल्लाह हर बंदे को जेल से बचाए और इन हालात में और इतने जितने केस हैं किसी को मुश्किल में न डाले, लेकिन कभी वो पूछ रहे होते हैं कि स्वेटर का रंग कैसा है मेरा। अच्छा। कभी पूछ रहे होते हैं इसके नीचे, इस शर्ट के नीचे ऊपर जो स्वेटर पहना है इसका कंट्रास्ट कैसा है। कभी वो कह रहे होते हैं यार अल्लाह ने बड़ा टाइम दिया है, 3 मरतबा कुरान पढ़ चुका हूँ, इतनी किताबें सीरत नबी पढ़ ली और अब मैं किताब लिख रहा हूँ, नोट्स ले रहा हूँ। अच्छा। एक्सरसाइज बताते हैं कि आज मैंने 2.25 घंटे 3 मरतबा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ लिया है और सीरत नबी पढ़ ली और अब किताब लिखने लगे हैं और नोट्स लेते हैं। कुछ नोट्स इकट्ठे रखे हुए हैं कि ये मैंने जब मेरी बच्चों से बात होगी तो उनको बताऊँगा कि कुरान में उनके लिए क्या है। और अलीमा खान ये बता चुकी हैं कि 10 मिनट पहले आके वो ये लगाते हैं कि फ़लाँ आयत मुझे पता चला है, ये पहली दफ़ा मुझे पता चला है कि अल्लाह ने इस बारे में हमसे इस हवाले से कह रहे हैं। और एक दिन आके कह रहे थे कि आज जो एक्सरसाइज की है ना कमाल की है, मैंने इतनी तो मैं उधर बनी गाला में भी नहीं करता था। और फिर बड़े कभी लाइट मूड में होते हैं। आज़म खान गवाही देने आए तो कहते हैं ज़रा इसको कुरान देना और इसको कहना कि कुरान पे हाथ रख के बोले। अच्छा, लाइट मोड में था। आज सीसीटीवी पे को देख के तो उधर कह रहे थे हाय कौन है जो मुझे देख रहा है, हेलो हाउ आर यू, आज कह रहे थे। जेल की दाल की बड़ी मोतरफ हो गए हैं, जेल की चने की दाल बड़े वो सारों को कहते हैं कि मेरे साथ ज़रूर खाना। पीटीवी को बड़े मोतरफ हो गए, कहते हैं कि भाई पहली दफ़ा पता चला इतना प्रोपेगेंडा हुकूमत का करता है। और पहले मैच देखता था, वो हम वर्ल्ड कप हार गए तो अब वो भी नहीं देखता, अब एक्सरसाइज करते हैं। तो बहुत चीज़ें पिछले 4-5 दिनों में ख़ास तौर पे तो वो इस तरह कर रहे हैं। लेकिन जो आपका सवाल है अच्छी स्पिरिट्स में मैडम शेख, इमरान खान हाँ इमरान खान साहब आए रोज़, ये उनका एक तो तरीक़ाकार भी है कि आए रोज़ जब से वो सियासत में है अपने वकला हों, अपने वज़रा हों, अपने पार्टी ओहदेदारान हों, एक वो अदम एतमाद का इज़हार करके एतमाद का इज़हार करते हैं, अदम एतमाद का इज़हार करते रहते हैं। और वकला पर जब से वो ख़ुसूसन पिछले 1 साल से बहुत दफ़ा अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं। इमरान खान अपने 2-3 वकला को जिनके नाम नहीं मैं लेता, उनको ये तक कह चुके हैं कि भाईजान इससे तो अच्छा था कि मैं अगर आपकी जगह मैं खड़ा होता तो मैं अपना केस अच्छा लड़ सकता था। इमरान खान ने कई बार वकला को तब्दील करने का भी कहा कि आप भी बदल दें, और तब्दील हुए भी। सलमान अकरम राजा आए, बैरिस्टर अली ज़फ़र आए, हामिद खान को आखिरी वक्त में 2-3 केस दिए गए और कुछ केसों में कुछ लोगों से लेकर कुछ को दिए गए। लेकिन ज़्यादातर वो कामयाब इस वजह से नहीं हुए कि एक तो वो जेल में हैं, दूसरा कुछ हैं बुशरा बीबी के फेवरेट, कुछ हैं अलीमा खान और बहनों के फेवरेट, कुछ कहानीबाज बड़े अच्छे हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं कि फ़लाँ से मुलाकात हो गई है, फ़लाँ से मिलने जा रहा हूँ, फ़लाँ केस में ये होने वाला है, फ़लाँ केस में जो आज मैंने पॉइंट उठाया ये इसका मुझे ये मिलने वाला है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात मैडम शेख के एक और भी आपको थोड़ा सा मैं ये हम 2 मरतबा डिस्कस कर चुके हैं पहले भी सवाल, लेकिन एक चीज़ हम शायद मिस कर जाते हैं कि इतने केस हैं,
इतने केस हैं और इन केसों में अब सिर्फ तोशा खाना में कोई 8 दरखास्तें हैं कि वो वकील तब्दील करने की, जेल ट्रायल तब्दील करने की, पहला जो फर्द जुर्म उसकी, जज की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केस इतने हैं और उन केसों की पेचीदगियाँ इतनी हैं और उन केसों में इस वक्त मरहले इतने दिलचस्प आए हुए हैं कि सिर्फ 200 केस इमरान खान पर हैं, बाकी सारे तो आप देख ही रही हैं। तो उन 200 केसों में एक एक केस पर 20-20 दरखास्तें मुख्तलिफ फोरम्स पर हैं। एक दूसरा, कुछ अच्छे केस भी लड़ रहे हैं और कुछ इमरान खान साहब के कुछ वकील ऐसे भी हैं जो शिकायत करते हैं कि हम साजिशों की नज़र हो रहे हैं, फ़लाँ ने मेरे खिलाफ शिकायत लगा दी, फ़लाँ ने मेरे खिलाफ। और एक तो दूसरा एक है ओवरबर्डन भी हैं, कुछ वकला ओवरबर्डन भी हैं बहुत ज़्यादा, यानी 200 आप इमरान खान के मुकदमे और हर मुकदमे में 10 दरखास्तें मुख्तलिफ, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट। अच्छा, फिर मज़े की बात है, हाई कोर्ट को जो पहली दरखास्त दी थी उस पर दूसरी दरखास्त, अच्छा जो दूसरी दी थी उसमें ये तीसरी, ये उसमें, अच्छा जो तीसरी दी थी उसके खिलाफ चौथी दोबारा सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह। तो पार्टी केस, इसके अलावा पार्टी केस भी हैं, पार्टी अमूर भी हैं, पार्टी झगड़े भी हैं और ओवरबर्डन भी, और डर और खौफ भी है। 9 मई के बाद मैडम शेख जो वकला हैं, ज़ाहिर है उनका जो डर और खौफ है जो उनको जो होता है, अक्सर होता है कि कागज़ मेरी ना चोरी हो जाए, डॉक्यूमेंट्स ना चोरी हो जाएं, फलाना ना हो जाए, फलां चला गया, ये हो गया वो। और दूसरी जिम्मेदारियां, एक ये भी बिल्कुल ठीक है कि जिम्मेदारियां बड़ी हैं, केस बड़े हैं, काबिलियत में कमी है। कई लोगों की आप देखें, मैं नाम नहीं लेता, जिनकी लॉटरी निकली है, जो जिनका कोई बहुत ज़्यादा वो बड़े वकील नहीं थे, बड़े नामी ग्रामी नहीं थे, लेकिन बस पसंद आ गए इमरान खान साहब को, खड़े रहे इमरान खान साहब के साथ, तो बस वो वकील बन गए और उनके साथ मकबूल। और फिर है मकबूलियत, फेम और शोहरत की दौड़ कि अब वो वकील जो होते हैं ना, वो बाहर निकलते हैं, उनको पता होता है कि सारा मीडिया बाहर खड़ा है और सोशल मीडिया पे जांबाज बैठे हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इनडायरेक्ट हमने केसों में जाके प्रोग्रामों में भी जाना है। बड़ी बात क्या करूं कि आज खान साहब ने मेरे कान में, इमरान खान साहब ने ये बात कही, उस वक्त उनकी आंखें नमदीदा, लहजा गुलूगीर था, उनके बाल थोड़े से पीछे थे और साइड पे उन्होंने बहनों की तरफ भी देखा, मतलब मुझे बताना चाह रहे थे सारों से छुप के। इस तरह की वो जो फेम है, शोहरत है और मकबूलियत, उसकी दौड़। अच्छा, फिर वकील कम है, सियासतदान मैडम शेख ज़्यादा हो गए हैं। खोसा साहब, एतजाज़ अहसन साहब तो चलो ये सियासतदान ही थे, सलमान अकरम राजा भी सियासतदान हो गए, हामिद खान साहब प्रोफेशनल सियासत में हिस्सा लेते रहे हैं, अली ज़फ़र साहब सियासत, लेकिन जो बाकी इरशाद भट्टी जैसे थे जो आगे 20 सीट थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब शेर अफजल मरवत मेरा भाई देखें, पंजाब वो KP भुगता के, सिंध भुगता के और बलूचिस्तान भुगता के, पंजाब जेल भुगता के, अब वो पूरे मुल्क की जंग लड़ रहा था, तो वो वकील ज़्यादा हैं। आखिरी 2 बातें, आपसी इख्तलाफात, जिसकी वजह से आपस के इख्तलाफात की वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे, बहुत सारी टीम वर्क नहीं है, हर कोई इंडिविजुअल खेल रहा है। और केसों से ज़्यादा, आखिरी बात मैडम शेख, केसों से ज़्यादा खुद पर, अपने कैरियर पर और अपने मुस्तकबिल पर, अपने जलसों पर और अपने आप पर नज़र है, जिसकी वजह से बहुत सारा है। इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे केसों में तैयारी नजर भी नहीं आती, लेकिन इसमें कोई शक नहीं ओवरबर्डन भी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो नहीं, कई दफा तो बड़ी ऑब्वियस होता है ना कि बहुत सारे अच्छे काम, प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंतजार कर रही है आपका, सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है कहाँ है, आपने खुद हमारी तवज्जो करवाई कि आप, लेकिन आप बाहर ब्लॉगर से बात कर रहे हैं। बटी साहब, खान साहब गुड स्पिरिट्स में है जैसा कि आपने बताया, तो इसकी कोई ख़ास वजह, कोई मुलाकात वगैरह हुई है, कोई इतने हशाश बशाश क्यों हैं खान साहब? मैडम शेख, प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बताना नहीं चाहते वो जो आप मुझे प्रोग्राम से पहले बता रहे थे? मैडम शेख, मैं तो आई बड़े आखिरी वक्त में प्रोग्राम में हूँ। अच्छा, ठीक है, फिर हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, भट्टी साहब को याद करवाते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद न्यायी साहब और बेनज़ीर का तदरीर। तहरीक इंसाफ के इतने अहम नौयत के केसेस, फिर भी वकला की अदम दिलचस्पी और वकला की तैयारी ना करके आने की वजह क्या है? अपने तज्जियाकारों के सामने सवाल रखे। बेनज़ीर, क्या राय है आपकी? अलीना, मेरे ख्याल से कुछ हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि कुछ ऐसे PTI के वकील हैं जो बिल्कुल लगता है कि तैयारी करके नहीं आते, जैसे लतीफ़ खोसा साहब। मेरे ख्याल से इनको कहा जाए पार्ट टाइम वकील और पार्ट टाइम सियासतदान।
जैसे वो जब लेवल प्लेइंग फील्ड का केस चल रहा था, और अब तो क्योंकि लाइव प्रोसीडिंग्स होती हैं, हम सबको नज़र आता है, तो वहाँ पे वो, और मुझे बड़ी हैरानी हुई सुन के उनको, वो कह रहे थे कि देखिए मैं सीडी लेके आया हूँ, जो मैंने सोशल मीडिया से जो सारी मालूमात है हमने जमा की है और हमने सीडी में डाली है और हम सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं। एक तो मुझे नहीं पता कि आजकल के ज़माने में सीडी कहाँ चलती है, शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई सीडी प्लेयर पड़ा हो, लेकिन एक सियासी जमात जो प्री पोल रिगिंग की बात कर रही है और कह रही है कि उनके खिलाफ प्री पोल रिगिंग हो रही है, वो खुद से मालूमात जमा नहीं कर सकती, वो टिकटॉक, फेसबुक और ट्विटर से मालूमात जमा कर रही है और वो सुप्रीम कोर्ट लेके जा रही है। ये बहुत ही वैसे अजीब सी बात थी, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ वकील ज़रूर ऐसे हैं मेरी राय में जो तैयारी भी करके जाते हैं और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करते हैं अदालतों में। जैसे जब ये इंतखाबी निशान वाला केस चल रहा था तो अली ज़फ़र साहब जो थे, मेरे ख्याल से तो उन्होंने बहुत अच्छे दलाइल दिए थे, ख़ास तौर पे जब वो बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की, कि सिर्फ ये एक सियासी जमात के बुनियादी हकूक़ की बात नहीं हो रही, ये जो वोटर्स हैं उनके बुनियादी हकूक़ की भी बात हो रही है। इसी तरह हाई कोर्ट्स में सलमान खान नियाज़ी साहब हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको सुना है, वो बड़े अच्छे दलाइल देते हैं, बड़ा अच्छी तरह केस को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक लगता है कि जो कुछ, और ये मेरे ख्याल से सिर्फ पीटीआई के वकीलों के बारे में नहीं, अक्सर आप क्योंकि आप लाइव प्रोसीडिंग्स जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो वो सीनियर लॉयर्स थे जिनको हम सीजन सीनियर लॉयर समझते थे, वो कुछ खास तैयारी शायद नहीं करके आते अदालतों में, और जो यंग लॉयर्स होते हैं वो बल्कि ज़्यादा अच्छा मेरे ख्याल से प्रेजेंट करते हैं अपनी आर्ग्यूमेंट्स को। लेकिन एक और बात मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगी अलीना, कि एक और वजह ये भी हो सकती है शायद लतीफ़ खोसा साहब को हटाने की, कि उनका लग रहा था कि कुछ चीफ जस्टिस के साथ ज़रा बैक एंड फोर्थ रहता था, ज़रा वो भी गुस्से में आ जाते थे और चीफ जस्टिस साहब जो थे वो भी ज़रा गुस्से में आ जाते थे, तो ये शायद इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि इमरान खान साहब के बहुत अहम केसेस हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट में एक तो लगने जा रहे हैं या उसकी पिटिशन हुई हुई है, जैसे कि साइफर का केस है और उनकी नाअहली का केस है, वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, हो सकता है बाद में वो सुप्रीम कोर्ट भी जाए। तो ये उनको एक डिसएडवांटेज हो सकता था कि अगर इस किस्म के हालात बनते अदालत में जिसमें वकील जो है वो भी गुस्से में आ गया, चीफ जस्टिस साहब भी जो है, उनमें एक बैक एंड फोर्थ चलती रहे। लेकिन आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगी अलीना कि ये जो मामला है कि वो किसको वकील रखें और किसको हटाएं, ये तो एक क्लाइंट और वकील जो है या उनकी लीगल टीम के दरमियान है कि वो किसको रखना चाहें, किसको हटाना चाहें, उनका पूरा हक है, वो किसी से खुश नहीं है, बिल्कुल उनको हटा देना चाहिए। उनके बहुत अहम केसेस हैं और उनके बहुत ज़्यादा केसेस हैं। भट्टी साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि एक इतना जितना केस लोड है और जितना वर्क लोड है इन वकीलों पे, मेरे ख्याल से हम लोग सहाफ़ी भी जो है बड़ा मुश्किल होता है याद रखना कि कौन सा केस इमरान खान साहब का किस अदालत में चल रहा है, उसका क्या फ़ैसला आया, वो कहाँ जा रहा है, बल्कि एक्सेल शीट ही बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी तो उनके कुछ केसेस जो होते हैं वो दो दो अदालतों में चल रहे होते हैं एक साथ। लेकिन वकला तो ट्रेंड होता है ना ऐसे करने के लिए, एक वक्त में कितने कितने केसेस मुख्तलिफ क्लाइंट्स के वो डील कर रहे होते हैं, उनके पास पूरी टीम होती है, पूरा चेंबर होता है डील करने के लिए। और बड़ी मजे की बात ये पर्सनल इशू, आई थिंक क्या ये सही नहीं होगा, इसको क्या ये गलत नहीं होगा इसको सिर्फ पर्सनल इशू कहना, क्योंकि जब इस तरह के सियासी नौयत के केसेस होते हैं तो पूरे मुल्क को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे पीटीआई को इलेक्शन सिंबल ना मिलना आपको, मुझे, हम सबको इम्पैक्ट कर रहा है, और अगर उनकी वकला की उसमें कोई कमी थी सो इट अनइंटेंशनली अफेक्ट्स अस ऑल। भट्टी साहब जल्दी बोलिएगा जो भी कह रहे हैं। लेकिन अच्छा सॉरी, बेनज़ीर वांट्स टू रिस्पोंड, एक सेकंड सॉरी भट्टी साहब। देखें वो वकील किसको रखें अपना केस लड़ने के लिए, वो तो उनका अपना फैसला है, क्योंकि वो एक पर्सनल पिटिशन कर रहे हैं। अब जैसे ये नैब का केस है या तोशा खाना का केस है, लेकिन हाँ वो वकील जो है वो किस तरह केस प्रेजेंट करते हैं और उसका क्या फैसला आता है, ये सब हम पे बिल्कुल इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मेरा ख्याल है जो आज की जो सबसे इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की साफ़ियों से, उसका जो सबसे असले जो मैं न्यायी साहब की तरफ ज़रूर वो, क्योंकि उन्होंने अभी बोलना है जी जी। एक तो उन्होंने वो कहा कि बड़े अजीब से लहजे में गंदे गंदे इंतखाबी निशान हमें दे दिए हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरी गलती थी, ये जो बड़ा फ़िक्रा आज मेरे ख्याल से मैंने पहली दफ़ा सुना है कि मेरी गलती थी 2018 में कंट्रोल्ड हुकूमत लेने की। बिल्कुल सही ये बात मेरी गलती थी। तो मतलब आज उन्होंने एक और गलती मान ली है, जिस तरह कोई 7 गलतियां पहले मानी थी, तो आज 8वीं भी आ गई है कि मेरी गलती थी, कंट्रोल्ड हुकूमत मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। ठीक है भट्टी साहब, आपके ये सवालात भी हम उठाते भट्टी साहब के न्यायी साहब के पास लेके जाएंगे सब कुछ एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। न्याई साहब, आपकी क्या राय है हमारे बुनियादी सवाल पे भी, और ऑफ कोर्स उसके बाद आएंगे जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं। क्या ये जो वकला से मुतल्लिक खान साहब का शिकवा है कानूनी हरबा इल्तवा के लिए हो सकता है या इसमें कुछ और है? सियासी बसीरत तो पत्नी आई है या नहीं आई, नूरे बसीरत उनका जो है वो आम हो रहा है। और अल्लामा इकबाल भी यही दुआ करते थे कि नूरे बसीरत आम कर दे। तो इमरान खान साहब का नूरे बसीरत बहुत आम हो चुका है, और भट्टी साहब और मैं आज भुगत भी चुके हैं एक बहुत बड़े क्राउड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका नूरे बसीरत हर खास आम की ज़बान पे है। देखें बीबी, ये बड़ी टेक्निकल चीज है। इमरान खान साहब जो है इस वक्त मैं किसी और पैराए में कह रहा हूँ, कोई केसेस के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, कोई उनके जो है कि सही है गलत से नहीं कह रहा हूँ। एक बुनियादी तौर पे बंदा जो तन्हा नहीं रह जाता, ऐसा ही तन्हाई जो काटती है, और जिसके ऊपर एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाती है कि बंदे को ये भी नहीं पता होता कि मेरी बहनें, मेरी बीवी, मेरा भाई, मेरे दोस्त, मेरे वकील, इनमें से कौन बंदा है जो मेरे साथ सिंसियर है। आपके पास ये एक बड़ा अजीब और गरीब पीरियड होता है। इसके लिए जो पहली शर्त है ना, वो जो इकबाल का एक शेर, उसका एक पहला मिसरा पढ़ता हूँ कि वफादारी बशर्त इस्तवारी असल ईमान है। इमरान खान साहब को हुनरमंद वकील से ज्यादा, एक बेहतरीन वकील से ज्यादा एक ये असरटेन करना है कि जो वकील है वो वाकई उनके साथ है। ये बात मैंने इसलिए की है कि मैं 2 किताबें 3 दफा दोबारा पढ़ी हैं। इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार में अलहदा हुए हैं, और जब मुझे एग्जैक्टली पता है इमरान खान साहब का अंजाम किस साइड पे जा रहा है। और ये एक पाकिस्तान की सैड स्टोरी है। एक भुट्टो साहब की इफ आई एम असैसिनेटेड, और एक कर्नल रफीउद्दीन की लास्ट 323 डेज ऑफ जुल्फकार भुट्टो। कर्नल रफीउद्दीन साहब वो आदमी हैं जिनको बाकायदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया था आखिरी 323 दिन में। दोनों में जो हमारे मतलब की बात है, जो हमारे से मुताल्लिक वो ये है कि भुट्टो साहब ने ये बताया कि जो मेरी लीगल टीम थी वो मेरे साथ या जेन्युइन नहीं थी, या नालायक थी, या जनरल जौहर हक के साथ मिल चुकी थी। ये वो इतना बड़ा स्टेटमेंट है जिसपे आज तक कभी किसी ने ज्यादा गुफ्तगू नहीं की। लेकिन इस पे भुट्टो ट्रायल के पे जो लोग रिविजिट करते हैं, रिसर्च करते हैं, नजीर साहबा जैसे लोग, रीमा उमर जैसे लोग, तो वहां ये बहुत हैरान रह जाएंगे कि इस एस्पेक्ट को देखें कि कितना बंदा जो बेचारगी का आलम था, जब वो कर्नल रफीउद्दीन की जो गुफ्तगू है वो जो करते हैं, तो बंदा कितना अकेलापन महसूस होता है। उनको सिर्फ 2 चीजों पे तमाम बंदों पे था। एक का नाम था नुसरत भुट्टो और दूसरे का था बेनजीर भुट्टो, जो जेल में उनको मिलने आती थी। बाकी जितने भी आते थे, तो कर्नल रफीउद्दीन साहब की किताब आप आज दोबारा पढ़ लें, आप लोग सबको पढ़नी चाहिए। उसके अंदर आज के हालात के लिए बहुत लेसन है। तो ये कहते थे कि ये लोग ये देखने आते हैं कि मैं टूट गया हूं या नहीं टूटा हूं। कर्नल, हालांकि कर्नल रफीउद्दीन पता था उनको कि उनके ऊपर एक जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर है। तो अब आगे आप चले, देखें हामिद खान साहब से बड़ा वकील मैं किसी को समझते नहीं हूं। कोई केस दे दे, वो बड़ा ही बहुत अच्छे वकील है, इसमें कोई शक नहीं है कि अली जफर साहब ने बल्ले की सिमल के ऊपर जो केस लड़ा 5-6 घंटे, जिस पेशेंस के साथ और जिस एक पैशनेट होकर दलाइल दिए, मैं बहुत इंप्रेस हुआ। मैं उससे पहले उनसे इतना इंप्रेस नहीं था, मैं जाहिर तौर पर वो जानता हूं। जिस दिन उसके बाद मैं उनसे बड़ा इंप्रेस हुआ। सलमान न्याजी साहब, लेकिन वो जाहिर है एक और लेवल पे लड़ रहे थे, हाई कोर्ट वगैरह में बहुत ही अच्छी वकालत कर रहे थे, जो बेनजीर साहब ने सही किया। क्राइसिस ये है कि ये किस तरीके से पता चले कि कौन इस वक्त इमरान खान साहब के साथ दिलो जान से जेन्युइनली है और कौन इसलिए मौजूद है कि लुट पै गई है। इस वक्त जो आप अफरा तफरी है, आप थोड़ा सा जरा अंडरस्टैंड करें। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को राइटली ये तासुब दिया गया कि आपका जो जिनसे मुकाबला है वो लोग बहुत ताकतवर हैं और इस किस्म की जंग जीतने की उनके पास 75 साल का तजर्बा है और उनके पास तकरीबन 27-28 हुकूमतों से नबर आजमा होने का तजर्बा है। आप लड़ाई अगर लड़ना चाहते हैं तो फिर आप वकीलों को आगे करें, क्योंकि वकील जो मज़ाहमती तहरीक चलाएंगे या जो मज़ाहमत देंगे कोर्ट के अंदर भी
और कोर्ट के बाहर भी। तो ये आपकी बचेगी। आपके बंदे जो थे 9 मई के बाद खान साहब को पता चल गया था कि उनका टिकट कोई बंदा नहीं लेगा। यही समझते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ खुद ही से बंदे की पहचान करें और इन लोगों को सिंगल आउट करें, या फिर कुछ और भी हल है इसका? तारीख दोहराएं नहीं अपने आप को, आप बड़े सख्त हवाले दे रहे हैं इस वक्त। अलीना, इसमें कोई इंटेलिजेंस की बात ये हो नहीं सकती। मैं अगर होता ना, मैं तो चलो खैर किसी का खाते में नहीं हूँ, और भट्टी साहब क्योंकि मुझे थोड़े ज़हीन है, वो भी किसी खाते में नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज्यादा ज़ीरक आदमी पाकिस्तान में, फहम और फरासत, जिसके अंदर एक कैपेसिटी थी, पीएचडी था सियासत का, वो नहीं हैंडल कर सका, वो नहीं पहचान सका कि जो मेरे वकील हैं वो मेरे साथ नहीं है। और वो आखिर दिनों में जब फांसी के फंदा सामने था और दिन गिन रहा था कि आज कितने दिन रह गए कर्नल मेरे फांसी लगने में, जब वो ये कहते हैं कि नहीं मैं इन वकीलों को नहीं पहचान सकता जो मेरे बेस्ट थे। ये इमरान खान साहब, वैसे भी इमरान खान साहब ने, भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो अपने ये, और मैं आपके प्रोग्राम में कई दफा कह चुका हूँ, रिकॉर्ड में दोबारा कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब की एक और बदकिस्मती है कि तो एक एक्सट्रीम का इंटेलिजेंट था, जीनियस था। इमरान खान साहब सियासत के अंदर कूचा सियासत से नाबल्द है। 96 से लेके जनवरी 2024 तक एक पॉलिटिकल फैसला इमरान खान का ऐसा नहीं जिसमें उन्होंने खुद ना कहा हो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो सियासी, ठीक है। ओके जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद इसको भी डिस्कस करेंगे और फिर सियासी अरीना पे और बड़ी हलचल हो रही है, उसका जिक्र एक ब्रेक। सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं इंतखाब के सिलसिले में, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक सरप्राइज़ दिया है, एक शोशा छोड़ा है। वो कहते हैं आज़ाद अरकान जो हैं, जो भी आज़ाद हैसियत से लड़े हैं इलेक्शन, उनके ऊपर हमारी नज़र है और उनके साथ मिलके पीपल्स पार्टी हुकूमत भी बना सकती है। जरदारी साहब आपको इलेक्शन के बाद बड़े मुतहरिक नज़र आएंगे इस सिलसिले में। कितना वज़न है जो बात कर रहे हैं बिलावल साहब उनकी बात में? बेनज़ीर अलीना, मुश्किल लगता है अगर वो पंजाब में ज़्यादा सीटें ना निकाल सकें, लेकिन मेरे ख्याल से इसके पीछे जो सोच है वो शायद ये है कि मुस्लिम लीग नून इतनी सीटें शायद पंजाब में ना जीत सके और ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन जीते पंजाब में, तो फिर बाद में हम उनके साथ कोई इत्तेहाद कर सकते हैं, बाकी भी छोटी छोटी जमातें जो हैं और इलेक्टेबल्स हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन ज़रा लॉन्ग शॉट है मैं तो कहूँगी, क्योंकि पंजाब में अभी भी सेंसस के बाद भी 50% जो पार्लियामान की सीटें हैं वो पंजाब की ही हैं, तो पंजाब के बगैर बड़ा मुश्किल है वफाक में हुकूमत बनाना। और इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून की ही पोजीशन सबसे स्ट्रॉन्ग लग रही है। न्याय साहब देखिए अलीना, हर मुमकिन सूरत-ए-हाल जो है वो हो सकती है। इस वक्त पहली बात तो यह है कि अगर आज़ाद अरकान ने मेरिट पे जाना है और बिलावल साहब की नजर आज़ाद अरकान पे अपने वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, तो ये पंजाब के अंदर एक लंबी कहानी है। उसके एक आखिरी फिक्र है कि फिर ना ही समझिए चौधरी साहब, फिर ना ही समझिए कि फिर इसका मतलब आप बनना नहीं चाहते। अब आ जाए ऑन ए सीरियस नोट। देखिए 4 चीजें। पहली बात यह है कि हो सकता है कि इस तरह तहरीक इंसाफ से टारगेट कराई गई है भट्टी साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून को, हो सकता है कि स्ट्रेटेजी चेंज कर ले और बिलावल को आगे कर दे। अच्छा, अब इस केस सिनेरियो पर बिलावल, मैं आप एग्जाम्पशन ले रहा हूँ, हाइपोथेसिस, मैं किया करना, मेरे पास तो खबरें तो होती नहीं, खबरें तो आपको इजाजत से ही साहब दे देंगे अंदर की, और जो है ना मैं तो सिर्फ तजिया कर सकता हूँ जो कि खबरें सामने होती। अच्छा, जब वो फर्ज दे दे, और उस में सिर्फ एक ही उनमें कमी है कि इस वक्त जो उनको पॉलिटिकल फेस चाहिए, इतनी बड़ी पार्टी को अगर उन्होंने आगे लेके आना है, तो वो नवाज शरीफ साहब के पास के अलावा उनके पास नहीं है। ना फजल रहमान साहब है, ना शहबाज शरीफ साहब है, ना बिलावल साहब है, ना जरदारी साहब है, कोई नहीं है। अब दूसरी सूरत यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो कोई झक मारने के लिए नहीं बनाई गई थी। कितनी दफा हमने डिस्कस किया गया कि ये बड़ी एक सीरियस चीज बन रही है। आज़ाद अरकान, मैं आपको दोबारा कह दूं, आपके प्रोग्राम में बताया, कहा ये नहीं सर, कल भी आपने कहा था कि वो सारे के सारे, आपने तो बल्कि सीटों की तादाद भी बता दी थी कल। एजाज अलीना, मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मौजूदा सियासी मंजरनामे पर सबसे अच्छी सियासत कर रहे हैं। उनकी तकारीर का मतन देखें तो लगता है कि वो एक कौमी रहनुमा की तरह तकारीर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जो बयान दिया है, मेरा ये ख्याल है कि ये बयान धमकी नहीं है बल्कि अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ है। उन्होंने ये मान लिया है कि उनकी जमात इतनी अक्सरियत नहीं लेगी
ले पाएगी और उन्हें आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। अब अगली बात यह है कि क्या आज़ाद उम्मीदवार इनके साथ आएंगे या किसी और जमात के साथ जाएंगे। पंजाब पाकिस्तान का फ़ैसला करता है, हम माने या ना माने कौमी असम्बली की हद तक, क्योंकि कौमी असम्बली की सबसे ज़्यादा सीटें 141-42 वो पंजाब में है। तो मेरा ये ख्याल है कि पंजाब में अक्सरियत जो है, सादा अक्सरियत शायद अगर ज़्यादा नहीं तो वो नून लीग किसी न किसी तरीके से हासिल कर लेगी और साथ ही साथ आज़ाद उम्मीदवारों को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश करेगी। और ये वो मौका होगा कि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाने के लिए शायद पैसों का भी पसे पर्दा इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे लगता ये है कि पंजाब की हद तक नून लीग जो है वो बट इसी पॉइंट के ऊपर जरदारी साहब को कहा जाता है वो गेम बना देते हैं, ये फैक्टर किस हद तक काम आ सकता है भट्टी साहब? मैडम शेख आपको आसिफ जरदारी साहब गेम बना लेते हैं। ऐसा सॉरी मेरे पास टाइम बड़ा कम है, भट्टी साहब का कमेंट शामिल कर दूं प्लीज प्लीज। मैडम शेख आपको इतला देता जाऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से काम शुरू हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया बल्ले का तो उसके बाद से काम शुरू हो गया है और अब असल गेम में है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। जहांगीर तरीन साहब को बहुत पुराना इस तजर्बा है और जरदारी साहब, और पहली मर्तबा यानी बच के रहना रे बाबा तुम पे नज़र है। और पहले बिलावल भुट्टो की बेमानी तकरीरें, फ्राई पैन तकरीरें, हवाई फायरिंग तकरीरों में ये पहली बात उन्होंने कोई ढंग की है और अपना बताया। वाकई जरदारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लग गए हैं और हल्का टू हल्का जा रहे हैं। और 80 पहले आज लिख लीजिएगा, शायद ये प्रोग्राम आपको असर हाज़र के अजीम दानिश्वर न्याजी साहब के छोटे भाई का दोबारा चलाना पड़े कि 80 से 90% जो आज़ाद जीतेंगे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जरदारी साहब और नून लीग आपस में बांट लेंगे हस्बे औकात हस्बे हैसियत। तो लिहाजा पहली मरतबा मुझे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पंजाब सर में वो कह रहे ना ऐसा गठजोड़ नजर आ रहा है कि उनका वजीर आला, और पहली दफा मुझे बिलावल वजारत उज़्मा की रन में नजर आ रहा है। पहले तो था ना मेरा महबूब कायद, अब जो आजाद होने के बाद ऐसा लग रहा है। चलें ये भट्टी साहब का शॉट निकाल दें, इसको हम कर लेते हैं सेव, और अगर ना हुआ तो फिर भी भट्टी साहब को सुनाएंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।